मॉर्निंग सभी को। काफ़ी दिनों से हमारा वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, तो आज से हम लोग हमारे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज 15 अगस्त है और हम लोग हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है अमृत महोत्सव। तो आज बहुत ही अपने लिए अच्छा दिन मान सकते हैं, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था और इस बार जो है उसको 75 साल पूर्ण कर चुके हैं हम लोग। तो उसको हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो इस आज़ादी के दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। जैसे कि थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, तो हमने पढ़ा था एटम से स्टार्ट किया था। परमाणु के बारे में सारी की सारी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। फिर हमने तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा परमाणु के जो मूलभूत अवयवी कण होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबके चार्जेस कितने होते हैं, इनके द्रव्यमान कितने होते हैं, इनके यूनिट चार्ज कितने होते हैं, इनकी खोज किसने की थी, हम लोग ये सब एक टेबल के माध्यम से देख चुके थे। और आई थिंक आप सबको ये चीजें बहुत अच्छे से पता भी होगी। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि परमाणु से संबंधित मॉडल दिए थे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय पर परमाणु से संबंधित अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए थे, जिसमें हमने मुख्यतया 3 मॉडल पढ़े थे। उसमें पहला था थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा मॉडल था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और फिर तीसरा जो मॉडल था उसका नाम है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। और फिर हम पढ़ रहे थे, उसके बाद में मैंने आपको बहुत बेसिक भी पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि 1 से लगाकर 20 तक के जो एटम है, उनको क्रम वाइज आपको याद रखना है, उनका नाम याद रखना है, उनका परमाणु क्रमांक कितना है ये पता होना चाहिए, और उनका सिंबल, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे दर्शाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतीक, तत्वों के प्रतीक। तो 1 से लगाकर 20 तक के परमाणु को मैंने आपको टेबल के माध्यम से बताया था। तो आई होप वो भी आपको याद हो गए होंगे। और फिर मैंने आपको तत्व का प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं और उसके माध्यम से हम किस प्रकार से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सारी की सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। फिर हम पढ़ रहे थे कि परमाणु जो होता है ये जनरली क्या करता है, स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, ये स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण देके भी बताया था, हम लोग भी क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जिससे कि मेरी बहुत सारी समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाए, मैं एक स्टेबल कंडीशन या स्टेबल लाइफ के अंदर जीना स्टार्ट कर दूं। इसी तरीके से प्रत्येक परमाणु या तत्व क्या चाहता है कि मैं किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन दान करके या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या फिर इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या कर लूं, अपना स्थायित्व प्राप्त कर लूं। तो इसी कारण से जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, ये किसका निर्माण करते हैं, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि रासायनिक बंध क्या होता है, कि परमाणु जब आपस में बंधते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो उनके बीच में जो बंध होता है वो कौन सा होता है, रासायनिक बंध होता है। फिर उसमें हम लोग 3 टाइप्स के बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, और उसमें पहला मैंने आपको पढ़ा दिया था आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। उनके बारे में सारी डिटेल हम लोग पढ़ चुके थे, मेरे पिछले वाले वीडियो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है। आज के इस क्लास में हम लोग हमारे इसी बॉन्ड्स के टाइप को आगे करेंगे। तो आज का हमारा रहेगा नेक्स्ट सह संयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी सह संयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि साइंस को आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझते हुए चलना है। जब आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो जो साइंस है, जनरल साइंस है, ये आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी। अब जैसे कि हमने पढ़ा था आयनिक बंध,
आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार से धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है और धन आयन और ऋण आयन आपस में अभिक्रिया करके आपस में बंध बना के किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो आप इसको अगर समझने की दृष्टि से देखो तो आप इसको डेली लाइफ से जोड़कर भी याद रख सकते हो। जैसे कि आप लोग आपस में फ्रेंड्स होते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है कि एक पर्सन हमेशा खर्चा करता रहता है और दूसरा हमेशा उसको लूटता रहता है। तो आयनिक बॉन्ड इसी तरीके से है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा क्या करता है, ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि कभी जो मतलब त्याग कर रहा है वो ग्रहण भी कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। इनकी क्या होती है, टेंडेंसी होती है। ये क्या करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या फिर आवश्यकता होने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब आयनिक बॉन्ड आई होप आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्त फ्रेंड्स रिलेशनशिप के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, आपस में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं कि कुछ हिस्सा मेरा कुछ हिस्सा तेरा, और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। इस प्रकार से अपने रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाते हैं। तो सहसंयोजक बंधु में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि एटम जो होते हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, साझा करते हैं, एक तरीके से साझेदारी होती है। और इस प्रकार से क्या होता है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। अब हो सकता है कि परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर वो आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से यदि वो आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो आई होप आपको सहसंयोजक बंध समझ में आ गया होगा। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। कुछ परमाणुओं में आयंस, और आयंस दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था पहले, धन आयन और ऋण आयन, केटायन एंड एनायन का निर्माण नहीं होता है। बल्कि इनमें परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके पार्टनरशिप कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं तथा इस प्रकार बने यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजक कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके उदाहरण, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अधिकतर जो सहसंयोजक बंध होते हैं ये अधातुओं के मध्य बनते हैं। जबकि जो हमने पढ़ा था आयनिक बंध
या आयनिक यौगिक वो जनरली धातु और अधातु के मध्य पाए जाने वाले बंध का एक प्रकार है। तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से यदि हम लोग दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे परमाणु आपस में तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यदि ये आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण भी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर हम बात करें Cl2, यहाँ पर क्लोरीन, इसके माध्यम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से क्लोरीन का दूसरा परमाणु, इसके माध्यम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों जो क्लोरीन के एटम है इनका अस्तर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग जैसे डबल बॉन्ड की बात करें तो जैसे O2 का मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होगा, ये O है और ये O है। अब इनके माध्यम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना अस्तर पूर्ण करने के लिए। तो ये क्या कर लेंगे, आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखो इसके ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इन पर दोनों का अधिकार है तो 4 और ये 4 इनके पास पड़े हुए हैं तो दोनों का अस्तर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और यदि हम लोग तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो नाइट्रोजन अगर मॉलिक्यूल की हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो ये क्या करते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं जिससे इनके मध्य कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, त्रिबंध का निर्माण होता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और एक जो आता है अधातु जिसकी हम बात करते हैं और जनरली उसके बारे में हर कंपटीशन एग्जाम में टॉपिक दिया हुआ होता है, कार्बन के अपरूप एवं महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो उसमें हम लोग ज्यादातर जो कार्बन से बने हुए यौगिक हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है, ऐसे अधातु हैं जिनमें ये तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल भी, डबल भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो यहाँ पर मैं जैसे उदाहरण लिख देती हूँ, कार्बन ऐसा है जिसमें सिंगल भी होता है, डबल बॉन्ड भी पाया जाता है और इनमें ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो कार्बन के अंदर क्या होता है, संकलन की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है और सर्वाधिक संकलन की प्रवृत्ति भी किस में पाई जाती है, कार्बन में पाई जाती है। तो जब हम कार्बन के अपरूप पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तो हम लोग कार्बन के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, इस प्रकार से। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सहसंयोजक बंध। अब जैसे हमने देखा था आयनिक यौगिक में उनके गुण धर्म, वैसे ही हम लोग देखेंगे सहसंयोजक यौगिकों के कुछ इंपॉर्टेंट गुण धर्म। अब हम लोग बात करेंगे इनके गुणधर्म। तो मैं आपको कंपैरिजन करते हुए बताऊंगी कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म किस प्रकार होते हैं और सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म उनसे किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो हम लोग तुलना कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जैसे बोर्ड क्लासेस के अंदर की आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो हमें उसमें कम से कम 4 से 5 पॉइंट मेंशन करने होते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगी सहसंयोजक के, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि यही गुणधर्म आयनिक यौगिकों में किस प्रकार के थे जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताए थे। तो अपनी हेडिंग हो जाएगी सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ
कोवेलेंट कंपाउंड। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी अवस्थाएं, भौतिक अवस्था। तो हमने आयनिक यौगिक में देखा था कि आयनिक यौगिक जो होते हैं ये अधिकतर क्या होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन यदि हम सहसंयोजक यौगिक की बात करें तो सहसंयोजक यौगिक जो है ये मृदु होते हैं, यानी कि थोड़े से क्या होते हैं, कठोर नहीं होते, मृदु होते हैं, कोमल होते हैं, और ये गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट लिख देंगे हम लोग, भौतिक अवस्था। इसमें लिख देंगे हम अधिकतर मृदु होते हैं तथा ठोस, द्रव व गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। अब हमने क्या बोला कि सहसंयोजक यौगिक मृदु होते हैं, कोमल होते हैं, ठीक है। और फिर हमने लिखा कि ये ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं, जबकि हमने आयनिक यौगिक में देखा था कि ये अधिकतर ठोस होते हैं। अब यहाँ पर कुछ अपवाद भी होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला कि ये मृदु होते हैं, लेकिन इसके अपवाद हैं जो आपको याद रखना है। तो इसके अपवाद हैं, एक तो हीरा, क्योंकि हीरा क्या है, सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो यहाँ पर हम अपवाद में लिख देंगे हीरा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रेत, सिलिका। तो सिलिका जो है ये भी क्या है, सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है, लेकिन ये भी क्या होती है, जो होती कठोर होती हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा मृदु, लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जैसे कि हीरा और रेत। फिर हम लोग बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक। तो आयनिक यौगिक में हमने देखा था कि आयनिक यौगिक में आयंस की उपस्थिति के कारण प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होता है, और इसी कारण से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं, यानी कि उनको पिघलाने के लिए बहुत अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन तुलनात्मक रूप से सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि वो जो बंध है आकर्षण बल वो आयनिक यौगिकों की तुलना में क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा तुलनात्मक रूप से गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। अब यदि हम लोग बात करते हैं इनकी विलेयता की, तो जैसा कि हमने आयनिक यौगिक में पढ़ा था, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं तो ध्रुवीय यौगिक है, इसीलिए वो ध्रुवीय यौगिक में विलेय होते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक की बात करते हैं तो इनकी प्रकृति जो है, प्रवृत्ति जो है, वो अध्रुवीय होने के कारण ये किस प्रकार के विलायकों में विलय होंगे, अध्रुवीय, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कार्बनिक विलायकों में ये विलय होंगे। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं विलेयता की यदि हम लोग बात करें तो अध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो विलेयता भी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं इनकी चालकता की। तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं इनमें आयंस की अनुपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इनकी चालकता की यदि हम लोग बात करें कंडक्टिविटी,
ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहां से ये पूछा जाता है, इसका अपवाद मैं पहले लिख देती हूं। अपवाद, ग्रेफाइट जो है ये क्या है, विद्युत का चालक होता है। विद्युत का सुचालक, ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो उसका नाम है ग्रेफाइट, जिससे पेंसिल वगैरह बनाई जाती है, वही होता है अपना ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, जिसमें से हीरा, देखो मैंने यहाँ पर भी अपवाद में लिखवाया था, हीरा जो सामान्यतः ये मृदु होते हैं, लेकिन अपवाद ऐसा है जो कठोर होता है। इसी तरीके से सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा यौगिक है जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर हमने बात की सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म की। अब आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो प्रकार है हमारा उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स।